नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे भैया टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज का यूनिट नंबर 4। इसके भैया यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 जो है इनको अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो लिस्ट में जाकर के देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए, या भैया अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। तो यहां पर भी आप लोग जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिनकी सभी की लिंक जो है वो शेयर कर दी गई है। तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 4 की। तो कह रहा है टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट विद आईडी। बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए शिक्षण की रणनीतियां क्या होंगी, इन पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले आपकी बात करेंगे टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग पर्सन एंड सोशल स्किल, यानी कि हमारे पर्सनल स्किल की बात होगी, हमारे सोशल स्किल की बात होगी, हम लोग कह सकते हैं हमारे सामाजिक कौशल की बात होगी, हमारे व्यक्तिगत कौशल की बात होगी, और इंडिविजुअल की बात होगी हमारे हाई सपोर्ट नीड बच्चे के लिए, उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चे के लिए, जिनको बहुत गंभीर बौद्धिक दिव्यांगता होगी उनके लिए। तो हम कह सकते हैं कि भाई बौद्धिक दिव्यांगता आईडी से ग्रसित बच्चों के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और जो भी विकसित कौशल है इसके लिए शिक्षण रणनीतियाँ बनाई जाएंगी। इसमें क्या होगा, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बच्चे के सामाजिक सहभागिता बढ़ेगी, और दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप है इसमें वो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकेंगे, चिंतन कर सकेंगे, उनको बढ़ावा मिल सकेगा। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर छात्रों के लिए हम लोग, चाहे वो हमारे माइल्ड बच्चे हों, चाहे वो मॉडरेट बच्चे हों, चाहे वो गंभीर बच्चे हों, सभी की आवश्यकता और इनके लिए शिक्षण विधियों का हम लोग प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बच्चे का व्यक्तिगत कौशल। जब भी हम बच्चे के व्यक्तिगत कौशल की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई बच्चे को जो बुनियादी कौशल हैं, बच्चे को पढ़ना लिखना, या हम कह सकते हैं भाई कि आपका भोजन करना, कह सकते हैं वस्त्र को पहनना, या हम कह सकते हैं कि टॉयलेट स्किल बच्चे की, या ग्रूमिंग की स्किल, ये सभी स्किल यानी खाने पीने, कपड़े संबंधी, ब्रश को करने से संबंधी, नहाने से संबंधी, ये सभी स्किल जो हैं इसको हम कह सकते हैं इनको बच्चे को डेवलप करना होता है। इसमें हम बच्चे की विभिन्न स्कूली गतिविधियों में भी इसको शामिल कर सकते हैं। वो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, चम्मच से खा रहे हैं या हाथ से खा रहे हैं, सही से खा पा रहे हैं या नहीं खा पा रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। ऐसी गतिविधियों में पाठचर्या सामग्री में हम इन चीज़ों को शामिल करते हैं। बच्चे को खाने से संबंधित कौशल, बच्चे के कपड़े पहनने से संबंधित कौशल, ये चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। इसमें विजुअल शेड्यूल, चरण दर चरण निर्देशन और व्यवहारिक प्रदर्शन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों को दांत ब्रश करने के लिए, और जो भी चरण है इसको क्या किया जाएगा, इसकी बच्चे को बार बार प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसको बेहतर बनाया जाएगा। इसको हम लोग मॉडलिंग के माध्यम से भी, इस व्यक्तिगत कौशल को हम लोग मॉडलिंग के माध्यम से भी बच्चे को सिखा सकते हैं। हम पहले करके बताएंगे बच्चे को, पहले कपड़े पहन के बताएंगे, देन हम उसके व्यवहार को समझेंगे और उसको बच्चे को करने के लिए सिखाएंगे। बच्चे को जो भी हम कार्य कौशल सिखाएंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में बांट करके उसको सिखा सकते हैं। तो इन चीज़ों का हम लोग प्रयोग करके बच्चे की व्यक्तिगत कौशल की जो योजना है उसको बेहतर बना सकते हैं, इन चरणों का उपयोग करके। हम बात करते हैं दूसरा कौशल बच्चे का सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल में बच्चा मान लीजिए खेल रहा है तो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चे दूसरी चीज़ को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है, दूसरों की बात को, जो भी वास्तविक जीवन है इसमें उसको आत्मविश्वास है या नहीं है, यानी कि साथियों के साथ मेलजोल बना रहा है या नहीं बना रहा है, उसका सामाजिक कौशल निर्देशन कैसा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है यानी कि टर्न टेकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, मौखिक और गैर मौखिक जो चीज़ें हैं वो विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चे अभ्यास कौशल जो है उसका अवसर प्रदान कर रहा है या नहीं। मॉडलिंग के माध्यम से प्रत्येक छात्र क्या करता है,
अपने महत्व को बेहतर करता है। और हम कह सकते हैं सामाजिक कौशल जब भी बेहतर होगा जब हम बच्चे को बार बार ऐसी सामाजिक परिस्थितियों का अभ्यास कराएंगे जिससे कि वे परिस्थितियां उसको दैनिक जीवन में उसके उपयोग में आएँ। वास्तविक जीवन में हम उसको क्या करेंगे, आत्मविश्वास बच्चे का प्ले करेंगे, उसको बेहतर करेंगे। इसके बाद में बच्चे का संवाद कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, जहाँ पर हम लोग बच्चे के साथ में AAC का प्रयोग करते हैं, आर्गुमेंटिव एंड कम्युनिकेशन, अल्टरनेटिव एंड आर्गुमेंटिव कम्युनिकेशन का जहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि चित्र कार्ड के माध्यम से, संचार बोर्ड के माध्यम से, तकनीकी उपकरण के माध्यम से छात्रों को अपनी भावनाओं, आवश्यकताओं को व्यक्त करना, इसके लिए उपकरणों का उपयोग करके इसकी प्रभावी ढंग से निरंतर अभ्यास करना और इसकी आवश्यकता को प्रदान करना। इसमें बच्चे के लिए सामुदायिक भागीदारी भी हो सकती है। सामुदायिक भागीदारी में हम क्या करते हैं, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाते हैं, जहां पर स्कूल के माध्यम से, इन गतिविधियों के माध्यम से सामुदायिक सेवा प्रोजेक्ट को शामिल करके गतिविधियों को बेहतर किया जा सकता है और सामाजिक कौशल के लिए बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसमें प्रत्येक बच्चे की प्रगति की मॉनिटरिंग की जाएगी, प्रत्येक बच्चे के लिए उसकी जो भी प्रगति हुई है उसकी मॉनिटरिंग, उसको देखरेख की जाएगी, उसके लिए IP योजना बनाई जाएगी, उसके लिए जो ज़रूरत के लक्ष्य हैं उसको तैयार किया जाएगा, शिक्षण रणनीतियाँ बनाई जाएंगी, इसका समायोजन किया जाएगा और छात्रों की प्रगति के आधार पर शिक्षण विधियों को संशोधित करके उसको अनुकूलित किया जाएगा। और सीखने के लिए भैया क्या होगा, सामाजिक रूप से समक्ष बच्चे को बेहतर और प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें बौद्धिक दिव्यांग बच्चे के से ग्रसित छात्रों के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल विकसित करना, उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उन्हें अत्यधिक आत्मनिर्भर बनाएगा और आत्मविश्वासी बनाएगा। जब ये सभी कौशल बच्चे के बेहतर होंगे तो बच्चा और अच्छे रूप से सीख पाएगा और अपने जीवन यापन कर पाएगा। और भैया जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सभी मित्रों तक भैया वीडियो को शेयर कर देना। आपको भी पता है नोटिफिकेशन आपको सारी वीडियोस की नहीं मिल पा रही है, तभी भैया कहता हूँ कि सभी एक बार जितने भी आपके ग्रुप हैं वहाँ पर एक बार वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लेना। और भैया आपको क्या करना है, वही करना है जो सभी को करना है कि सबको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ही करना है। बात करते हैं भाई 4.2 की, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने विशेष शिक्षा का नंबर 1 चैनल एग्जाम ट्रिकी परिवार को बनाया। 4.2 की बात करते हैं तो बात करते हैं हम लोग फंक्शनल एकेडमिक यानी कि प्रायोगिक शैक्षणिक कौशल की। सीखने के लिए विशेष शिक्षा की विधियां, पाठ्यक्रम सामग्री, प्रतिक्रिया अनुकूलन और भैया इसके लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसकी हम लोग बात करते हैं। हम कहेंगे भाई ID छात्रों के लिए जो भी आवश्यकता वाली चीज़ें होंगी उसमें सबसे पहले होगा क्या, बच्चे के लिए फंक्शनल एकेडमिक यानी कि बच्चे के लिए ऐसी समावेशन की रणनीतियाँ बनाना जो बच्चों को क्या कर सके, सीखने में सहायक हों। और भैया ऐसे बच्चे जो हैं हमारे जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं उनको हम क्या कर सके, जो उनके बुनियादी कौशल हैं, पढ़ना लिखना, जीवन कौशल, इसमें हम बच्चे को बेहतर कर सकें, उनके दैनिक जीवन की आवश्यकता और इनको क्या कर सकें, हम बेहतर कर सकें। इसमें भैया फंक्शनल एकेडमी की परिभाषा और महत्व की बात करेंगे। फंक्शनल एकेडमी का उद्देश्य छात्रों को ऐसी शैक्षिक कौशल को सिखाना है जो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को और वास्तविकताओं को दुनिया को उपयोगी हो, जिसमें गणित, पढ़ाई लिखाई, जीवन के कौशल और बजट बनाना, समय का प्रबंधन करना, ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। बच्चे के लिए IP का विकास करना, व्यक्तिगत शैक्षिक जो चीज़ें हैं, व्यक्तिगत शिक्षा योजना का विकास करना, जहाँ पर हम बच्चे को मूल्यांकन करके, आकलन करके बच्चे का वर्तमान स्तर, दीर्घकालिक जो भी लक्ष्य हैं और अल्पकालीन लक्ष्य, इसको बेहतर करना, उसकी रणनीतियों को बनाना और IP की समीक्षा करके भैया यह सुनिश्चित करना कि छात्र की प्रगति कितनी हो रही है, उसकी आवश्यकता के अनुसार भैया शिक्षण को अनुकूलित करना। बच्चे के लिए PBS का प्रयोग करना, सकारात्मक व्यवहार समर्थन बच्चे को देना, बच्चे को ऐसा व्यवहार देना जिससे कि भैया बच्चा बेहतर रूप से सीख सके, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल उसका बेहतर हो सके और जो भी सकारात्मक तरीका है उसको उपलब्ध कराना और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण को बढ़ाना। क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चा जब भी बेहतर सीखेगा, चाहे वो हमारा ADHD का बच्चा हो, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का हो, या हमारा IDD बच्चा हो, ये जब भी बेहतर सीखते हैं जब इनको हम छोटे छोटे कार्यों को तोड़ करके चीज़ों को सिखाते हैं और ऐसे दृष्टिकोण को अपनाते हैं जो मौखिक रूप से और भैया विजुअल रूप से क्या हो, बच्चे के लिए बेहतर हों। ID बच्चे के लिए हम लोग सीखने का ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहाँ पर हम दृश्य एड्स का भी प्रयोग करते हैं, चार्ट का भी प्रयोग करते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से भी सिखाते हैं और इन सभी उपकरणों के माध्यम से हम बेहतर बच्चे को बना सकते हैं, जिससे बच्चे में क्या होता है, प्रतिक्रिया मिलती है और बच्चा बेहतर होता है। पाठ्यक्रम सामग्री का अनुकूलन भी किया जाएगा।
फंक्शनल एकेडमिक में क्या किया जाएगा, सीखने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री, जो भी बच्चे की सामग्री है, जिस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम बच्चे को सिखा रहे हैं उसको हम और अनुकूलित करके उसमें हम काफ़ी चीज़ों का समावेशन करके, जिससे कि बच्चे और तरीके से सीखें, जिसमें हम विजुअल, ऑडिटरी या हम लोग चित्रों के माध्यम से बच्चे को और सहायता के जो उपकरण है उसको प्रदान करके बच्चे की सामग्री को हम बेहतर कर सकते हैं, जिससे बच्चा वास्तविक जीवन में बेहतर हो सके। इसमें गणित में बजट बनाना, पैसे की पहचान करना, खरीदारी करना, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से जानकारी एकत्रित करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा के माध्यम से दवाइयों का उपयोग, अल्पकालीन नंबरों का उपयोग, ये सभी चीज़ें जो है बच्चे को सिखाना। शिक्षण विधियाँ और शिक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चे के लिए जो भी अनुकूलित शिक्षा है इसको देना, दृश्य समर्थन के माध्यम से, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से, छोटे समूह में किसी भी कार्य शिक्षण को तोड़ के मल्टी सेंसरी का उपयोग करके, टच के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, देखने के माध्यम से बच्चे को बेहतर बनाना। समर्थन नेटवर्क का सहयोग क्या होगा, बच्चे के लिए ऐसे नेटवर्क या ऐसे महत्वपूर्ण प्रगति हम बच्चे की करेंगे जिससे बच्चा शिक्षित, चिकित्सक और जो संबंधित पेशेवर है ये बेहतर हो सकेगा। इसमें बच्चे की सामाजिक बातचीत जो है वो बेहतर हो सकेगी। सकारात्मक सामाजिक वातावरण, सकारात्मक और समावेशी शिक्षा में वातावरण में छात्रों को सीखने और उनके आत्मविश्वास में प्रेरणा मिल सकेगी, जिससे सहायक शिक्षण वातावरण जो होगा वो बेहतर होगा, छात्रों की आवश्यकताओं को बेहतर किया जा सकेगा। इसमें सहानुभूति, सहयोग और दूसरे के प्रति सम्मान, इसकी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। निरंतर मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होगी वो लागू की जा सकती है। इसमें प्रगति का मूल्यांकन करना, सीखने की गति को बढ़ाना, ये सभी चीज़ें जो हैं अनुकूलित करके हम बच्चे को सिखा सकते हैं। फंक्शनल एकेडमिक सीखने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री और प्रतिक्रिया का अनुकूलन ये महत्वपूर्ण होगा, जो छात्रों के दैनिक जीवन में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा, और इसका विधियों का उपयोग करके हम व्यक्तिगत शैक्षिक कौशलों को बेहतर कर सकते हैं। 4.3 की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर की बात होगी, जहाँ पर एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस यानी कि ABC, इसी को हम लोग कहते हैं, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस को कहते हैं। जहाँ पर हम लोग टोकन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इन सभी चीज़ों की हम लोग बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस यानी कि व्यवहार का प्रबंधन का तरीका, जो आप लोगों ने कहाँ पर अपने 4th पेपर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके 3 मुख्य घटक, पहला आपका एंटीसीडेंट, दूसरा आपका बिहेवियर, तीसरा आपका कॉन्सिक्वेंस। पूर्ववर्ती वे घटनाएं या परिस्थितियां जो व्यवहार के घटित होने के पहले घटित हुई हों, व्यवहार के घटित होने के पहले घटित हुई हों। मान लीजिए बच्चे ने किसी के ऊपर थूका, तो क्यों थूका, क्या आखिरकार ऐसी घटना हुई कि बच्चे को थूकना पड़ा, ऐसी परिस्थितियों के बारे में हमें जानना। उसके बाद में उसका व्यवहार कैसा हुआ, देन उसके बाद में परिणाम क्या निकल के आया, बच्चे को थूकने से खुशी मिली या ये चीज़ें क्या होंगी, तो ये आपका परिणाम यानी कि कॉन्सिक्वेंस में आता है। परिणाम वह प्रभाव है जो व्यवहार के बाद होता है, जो उस व्यवहार को बनाए रखने और भूमिका को निभाने में जो है सहायता करता है। इसमें हस्तक्षेप की रणनीतियाँ जो होंगी, टोकन इकोनॉमी की बात करेंगे, या प्रणाली छात्रों को अच्छे व्यवहार जैसे कि सिक्के और जो ये चीज़ें हैं इनको सिखाने में बात करेगी। प्रत्येक अच्छे व्यवहार के लिए बच्चे को हम टोकन देंगे या हम बच्चे को पुरस्कार देंगे। बच्चे के लिए परिस्थिति अनुबंधन क्या करेंगे, छात्रों को शिक्षक और छात्र के बीच में जो स्थापना है स्थापित है उसको करेंगे। व्यवहारों का हम लोग परिणाम निकालेंगे। अनुबंधन में यह लिखा जाएगा कि एक सप्ताह में बच्चे ने कितना शांति बनाए रखी और कितना खेल समय से खेला। प्रतिक्रिया लगातार करेंगे, बार बार हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, जिससे कि जो छात्र हैं उनके गलत व्यवहारों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पुरस्कारों को बेहतर कर सकते हैं और गलत व्यवहार जो हैं वो बच्चे के यहाँ से कम होंगे। अधिक सुधार बच्चे में करेंगे। गलत व्यवहार को ठीक करने के लिए हम लोग अतिरिक्त प्रयास करेंगे और भैया पुनर्स्थापना करेंगे। इसमें छात्र को अपने गलत व्यवहार से हुई हानि की भरपाई की जाएगी। ठीक है, इसमें डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट भी आप लोगों को पढ़ाया गया, ये हम लोग कर सकते हैं। बच्चे के लिए हम लोग समय प्रबंधन कर सकते हैं। बच्चे के लिए हम लोग पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का प्रयोग कर सकते हैं, मॉडलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी आप लोगों ने 4th पेपर में पढ़ा। मॉडलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे के लिए हम लोग सब सपोर्टिव कोलैबोरेशन का प्रयोग कर सकते हैं। समर्थन दे सकते हैं। समर्थन जो सहयोगात्मक समर्थन है वो बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे के समस्या समाधान कौशल को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ऐसी तकनीकों का प्रयोग करेंगे जो बच्चे के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाएं और इन रणनीतियों के माध्यम से हम लोग मूल्यांकन करके बच्चे के प्रबंधन को हम लोग बेहतर कर सकते हैं, बच्चे को और अच्छा कर सकते हैं। ग्रुप टीचिंग की बात होगी और TLM की बात होगी, ICT की बात होगी अपने प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर।
जब हम लोग प्राइमरी लेवल पर ग्रुप टीचिंग कराने जाते हैं, लेसन प्लान बना करके ले जाते हैं, या जब हम लोग प्री प्राइमरी लेवल पर लेसन प्लान बना करके ले जाते हैं, तो कौन कौन से टीएलएम का उपयोग करते हैं, कौन कौन से हमारे आईसीटी का हम लोग उपयोग करते हैं, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले कहेंगे पूर्व प्राथमिक स्तर पर समूह का शिक्षण बनाना। जहाँ पर पूर्व प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले हम लोग बुनियादी कौशलों की बात करते हैं, बच्चे का पढ़ना लिखना, और ये जो कौशल होते हैं पढ़ना लिखना, ये आपके कौशल बुनियादी कौशल के अंतर्गत, तो हम खेल विधियों के आधार पर बच्चे की संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। इसमें बॉक्स, पजल और रंग बिरंगी गेंदों के माध्यम से हम लोग बच्चे को बेहतर सिखा सकते हैं। हम लोग कहेंगे कहानियाँ सुना करके, गाने सुना करके, बच्चे को राइम्स सुना करके, बच्चे को छोटी कहानियों को सुना करके बच्चे को हम लोग संचार कौशल उसका बेहतर कर सकते हैं, और बच्चों की भाषा भी बेहतर होगी। बच्चों को चित्र वाली पुस्तक दिखा करके गाना गाने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चे की संवेदी सामग्री के आधार पर बच्चों को विभिन्न संवेदी अनुभव करके, सामग्री का प्रयोग करके, जैसे कि रेत, पानी, इसमें क्या होगा, बच्चे की जो सेंसरी चीज़ें होंगी, बच्चा स्पर्श करके इनको सीखेगा, तो सेंसरी जो चीज़ें होंगी वो बढ़ेगा। आईसीटी के उपयोग में बच्चे को हम लोग टच स्क्रीन ऐप्स के माध्यम से, ऑडियो विजुअल सामग्री के माध्यम से, इंटरैक्टिव रंग, आकार और ध्वनियों के माध्यम से बच्चे को हम प्री प्राइमरी स्तर पर जो है लेसन प्लान में ये सभी चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद में प्राथमिक यानी कि प्राइमरी की अगर बात करें, तो प्राइमरी में जो टीएलएम और ये चीज़ें उपयोगी होंगी, तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा हम लोग कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करेंगे। छोटे छोटे समूहों में बच्चों को विभाजित कर देंगे, इनको मिला करके कार्य कराएंगे, एक दूसरे से बच्चा सीखेगा, तो बच्चा परियोजना बनाएगा और भैया खेल के माध्यम से बच्चा सीख सकेगा। इसमें बच्चे की दृश्य सहायता, यानी कि हम चित्र के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, मॉडल का उपयोग करके, गणित पढ़ाने के जो विषय हैं इनके ग्राफिक्स और डायग्राम का उपयोग करके हम बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चे को हम लोग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करा सकते हैं, यानी कि प्रयोगात्मक लर्निंग करा सकते हैं। जैसे कि बच्चे को हम लोग ऐसी गतिविधियों को दें जहां पर बच्चा स्वयं से करके सीखे। अगर लर्निंग बाय डूइंग करेगा, करके सीखेगा, जैसे प्रयोगशाला में, विज्ञान की प्रयोगशाला में बच्चा गया, उसने कुछ प्रयोग करके सीखा, कुछ भैया बागवानी उसने किया, कोई भी शिल्प कार्य किया, तो बच्चे ने वहाँ पर खुद से करके सीखा। तो प्राइमरी स्तर पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हम लोग आईसीटी का उपयोग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बच्चे को कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन का उपयोग करके जो भी शैक्षिक सामग्री है इसको बेहतर बना सकते हैं। शिक्षण वीडियो को इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर के माध्यम से टीएलएम का विकास जो होगा, शिक्षण सहायक सामग्रियों को जो हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, ऐसा होना चाहिए कि भैया प्रभावी हो और आकर्षक हो, जो बच्चे की अनुकूलित टीएलएम के रूप में देखा जाएगा। टीएलएम कौन कौन से, फ्लैश कार्ड, चित्र के माध्यम से शब्दावली और भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए जो भी चित्र, पुस्तकें और फ्लैश कार्ड का उपयोग करके जानवरों, फलों और भैया वस्तुओं की तस्वीरों को दिखा करके हम लोग बेहतर कर सकते हैं। इसमें बच्चों को की अवधारणाओं को समझना, और भैया इसके लिए चार्ट का उपयोग करना, रंगीन अंगों वाले चार्ट का, मौसम चार्ट का उपयोग करके, संवेदी खेलों के माध्यम से हम लोग टेक्सचर बॉल के माध्यम से, साउंड मेकर्स के माध्यम से हम लोग बच्चे की संवेदी सेंसरी चीज़ें जो हैं वो बेहतर कर सकते हैं। अगर आईसीटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इसका उपयोग शैक्षिक ऐप और सॉफ्टवेयर में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बच्चे की डिज़ाइन की जाएंगी। भाषा भाषण का विकास और ऐप्स के माध्यम से हम लोग गणित सीखने के जो सॉफ्टवेयर हैं इसको बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करेंगे, यानी कि आकर्षक शिक्षण के लिए हम लोग बच्चे की विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करेंगे। खेल बच्चे को बेहतर खिला सकते हैं, और भैया वीडियो और ऑडियो विजुअल का प्रयोग करके भी हम लोग कहानियों के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से जो भी शैक्षिक वीडियो और कहानी सुना करके भी बच्चे को विजुअल रियलिटी का प्रयोग करके हम लोग वैज्ञानिक इन चीज़ों का प्रयोग करके भी कह सकते हैं कि पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर दिव्यांग, जो हमारे बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं, इनके लिए हम लोग टीएलएम और आईसीटी का प्रयोग करके सहयोग बेहतर कर सकते हैं, अधिक आकर्षक और प्रभावी बना सकते हैं। इन रणनीतियों के द्वारा शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास जो है वो बेहतर होगा बच्चे का। 4.5 की बात करते हैं, तो वेरियस टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, जो आपका एंट्री लेवल होगा, जो आपका फॉर्मेटिव होगा, समेटिव होगा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन होगा। हमारे भारत में के जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशनल सिस्टम है, इनमें इन सभी चीज़ों, इन सभी मूल्यांकनों का जो है वो प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सीसीई का प्रयोग हो, चाहे वो फॉर्मेटिव का हो, चाहे वो समेटिव का हो, या हमारे एंट्री लेवल का हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंट्री लेवल इवैल्यूएशन की। कहेंगे
प्रवेश स्तर मूल्यांकन का उद्देश्य यह समझाना है कि छात्र की प्रारंभिक ज्ञान कौशल क्या है। यह मूल्यांकन विशेष रूप से महत्वपूर्ण जब होता है जब नए कोर्स या कक्षा में बच्चा प्रवेश लेता है। जब नए कोर्स में बच्चा प्रवेश लेगा तब एंट्री लेवल जो है उसका उपयोग किया जाएगा, जाना जाएगा कि छात्र का प्रारंभिक ज्ञान और कौशल कितना है, क्या है। इसमें छात्र की प्रारंभिक क्षमता का निर्धारण करना, शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि पाठ्यक्रम को कैसे डिजाइन करना है, कैसे प्रस्तुत करना है और इसके बीच में प्रारंभिक अंतर का पता लगाना। प्रवेश परीक्षा में प्रारंभिक कौशल परीक्षण को बेहतर करना और प्रवेश के लिए जो भी छात्र हैं इनके लिए प्रारंभिक जानकारी को बेहतर करना। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य होगा छात्र की प्रतिक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति का निरंतर आकलन करना। फॉर्मेटिव में इसमें क्या होगा, इसमें तत्काल बच्चे को फीडबैक दिया जाएगा और उसकी कमजोरियों के बारे में बताया जाएगा। ये आपका एक सप्ताह में हो सकता है, एक दिन में हो सकता है, एक महीने में हो सकता है। ये आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। कह सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का मूल्यांकन, फीडबैक देकर उन्हें सुधारने के लिए मार्गदर्शन देना और रणनीतियों और समायोजन के माध्यम से सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना। क्विज के माध्यम से भी कर सकते हैं, कक्षा गतिविधि के माध्यम से भी कर सकते हैं, परियोजनाओं के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद समेटिव मूल्यांकन की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य होता है कि बिल्कुल शिक्षण के अंत में कुल मिलाकर के ऐसा आपका मूल्यांकन करना जो अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, जो लास्ट में हो और छात्रों की संपूर्ण शैक्षिक प्रदर्शन हो सके। हम यहाँ पर बच्चे को अंक दे सकें और भैया जो भी छात्रों की समझ है उसको बेहतर कर सके, अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से, अंतिम रूप से। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं CCE की, तो कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि बच्चे का समग्र विकास का मूल्यांकन करना, जिससे बच्चे को हम शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों स्तरों पर इसका हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। बच्चे की शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ा सकते हैं, उसकी व्यक्तिगत और सामाजिक जो कौशल है उसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं। छात्रों के शैक्षिक और गैर शैक्षिक विकास को हम लोग समग्र मूल्यांकन करके, उसका फीडबैक देके, अवसर प्रदान करके, छात्रों के व्यवहार को बेहतर करके, स्वास्थ्य, खेल और कला को भी हम लोग बेहतर कर सकते हैं। नियमित परीक्षण और क्विज के माध्यम से, परियोजना के माध्यम से, शिल्प कार्य के माध्यम से, खेल संस्कृति गतिविधियों के माध्यम से, नैतिक शिक्षा के माध्यम से। इसमें जो भी भारतीय शिक्षा प्रणाली है इसके मूल्यांकन में हम कह सकते हैं कि भैया शैक्षिक जो भी सुधार है वो बच्चे का कर सकते हैं और जो भी CCE है इसका समग्र विकास जो भी है इसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपका यूनिट 5 था जो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।